नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप लोग? मुझे लगता है कि आप बढ़िया ही होंगे और मैं भी यहाँ पे मस्त हूँ, ओके हूँ। तो आज हम एक पॉलिसी पे डिस्कशन करेंगे और उस पॉलिसी का नाम है, उस स्कीम का नाम है पीएम विद्या लक्ष्मी, जो स्कॉलरशिप है, जो अभी हाल ही में जो यूनियन कैबिनेट है उसके द्वारा अप्रूव किया गया है। तो आइए इस जो स्कीम है उस पर नज़र डालते हैं कि क्या ये स्कीम है, क्या इसके क्राइटेरियाज हैं, क्या इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है उसका एम क्या है, पर्पस क्या है। तो आज उसको देखते हैं, क्या इसके प्लस पॉइंट हैं, क्या इसके माइनस पॉइंट्स हैं, किन लोगों को ये लाभ मिलेगा, किन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं कि ये पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम आखिर है क्या। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, इस स्कीम का नाम है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम और ये अभी हाल ही में इसको जो सेंट्रल कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट है, वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई थी, उसमें इस जो स्कॉलरशिप स्कीम है, जो हायर एजुकेशन मतलब 12वीं के बाद कोई बच्चा जो पढ़ाई करना चाहता है उसके लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए स्कीम लाई गई है, जिसका नाम है पीएम विद्या लक्ष्मी। और ये जो स्कीम है उसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम का दर्जा मिला है। तो दोस्तों, आप जानते हो कि हमारी गवर्नमेंट में दो प्रकार के जो स्कीम्स होता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होता है जो इसका पूरा वित्तीय भार, जो फाइनेंशियल बर्डन है, पूरा जो खर्चा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको वहन करती है। इसका जो पूरा बर्डन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आता है। लेकिन जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होता है वो सेंट्रल और जो राज्य के बीच में बंटवारा हो जाता है। कभी कभी ये 50-50 भी होता है, कभी कभी ये 90-10 का भी होता है। और यूनियन टेरिटरी में तो 100% जो फाइनेंसिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। तो आइए देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्पस क्या है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मतलब इसका जो एम है, इसका जो उद्देश्य है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि इनका जो उद्देश्य है वो जो ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं उनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट देने का काम करेंगे, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हो, जो 12वीं के बाद में हायर एजुकेशन करने की सोच रहा है और जो मेरिटोरियस बच्चे हैं। तो अगला जो की पॉइंट है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं कि ये जो सेंट्रल सेक्टर का स्कीम है हमने इसको कवर कर ही लिया है। फाइनेंशियल सपोर्ट देने का है हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा मतलब जो यूजी या जो पीजी है उसको हम उच्च शिक्षा करते हैं। जो कॉलेज की पढ़ाई होती है, जो स्नातक या परास्नातक, जो अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की जो पढ़ाई होती है उसको हायर एजुकेशन कहा जाता है। तो इसमें जो गवर्नमेंट ने कहा है कि इसमें हम पढ़ाई के लिए जो लोन देंगे वो कोलैटरल फ्री होगा। कोलैटरल मतलब होता है कि किसी चीज़ को गिरवी रखना। अमूमन हमारे जो सोसाइटी में ये देखा जाता है कि जो लोअर क्लास के लोग होते हैं या मिडिल क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भले ही होनहार होते हैं, लेकिन उनके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस, वित्तीय जो साधन है वो नहीं होने के कारण वो पढ़ाई से पीछे छूट जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने इस पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम में जो कोलैटरल फ्री, यानी कि बिना किसी चीज़ को मॉर्गेज रखे या गिरवी रखे, आपको खेत को मॉर्गेज रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सोने चांदी के जो घर में आपके आभूषण है उसको भी रखने की गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो मॉर्गेज फ्री इसमें लोन देंगे, गवर्नमेंट का इसमें रूल है। और जो गारंटर फ्री लोन होता है, गारंटर मतलब जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो जो बैंक होता है वो ऋण वापसी के लिए अपने जो रूल्स के तहत उसको काम करती है कि भैया यदि ये जो लोन लेने वाला पर्सन है वो यदि मेरे लोन को वापस नहीं करता है तो उसके बिहाफ में कौन इसका गारंटर बनेगा। गारंटर मतलब जो लोन लेने वाला पर्सन यदि लोन की जो राशि है उसको वो नहीं दे पाते हैं तो उसकी राशि को जो गारंटर है उसके बिहाफ में पे करता है कि हाँ, यदि वो पर्सन पे नहीं करता तो मैं पे करूँगा। लेकिन इसमें पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम में गारंटर फ्री लोन देने का प्रोविज़न है, तो इसमें कोई चिंता की बात है ही नहीं। तो आगे जो पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं कि इसमें एक
सवाल लोगों के बीच में उभर सकता है कि क्या जो सभी जो शैक्षणिक संस्थान है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, जो उच्च शिक्षा दे रहे हैं, वो क्या इसमें लाभान्वित हो सकते हैं? क्या उसके लिए एलिजिबल हैं? तो इसका जो सीधा जवाब मैं देना चाहता हूं दोस्तों कि इसमें इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इसमें सभी इंस्टीट्यूट इसमें कवर नहीं हो सकते। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा मंत्रालय है यूनियन गवर्नमेंट की, उसकी जो एक बॉडी है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, उसके अंतर्गत जो 100 जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस उसमें आएंगे, उसके लिए ही उसमें जो पढ़ने के लिए जो छात्र देख रहे हैं उसी को ये बेनिफिट मिल सकता है। या टॉप 100 के बाहर जो कॉलेजेस उसमें इनलिस्ट रहेंगे, उसमें जो सूचीबद्ध रहेंगे 100 के बाहर, उसको ये स्कीम नहीं मिलेगा। उसमें जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो लाभान्वित इसमें नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट इसमें कहती है कि जो लगभग जो 22 लाख जो स्टूडेंट है इससे लाभान्वित होंगे। ये तो ये बहुत अच्छा आंकड़ा है। जो लोअर या मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं उनके पास वैसे भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी होती है, और उसमें ये सहयोग देना गवर्नमेंट के द्वारा ये बहुत ही काबिल तारीफ है। तो आगे जो पॉइंट है उसमें देखते हैं कि यदि स्टूडेंट अपनी हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक का लोन लेते हैं तो उसमें गवर्नमेंट है जो 3% उसके जो इंटरेस्ट है उसको माफ़ कर देगी। मान के चलते हैं कि यदि एजुकेशन लोन अभी 6% यदि चल रहा है, ये एक टेंटेटिव आंकड़ा है, मैं केवल समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि यदि 6% एजुकेशन लोन चल रहा है तो ये इसमें और 10 लाख तक के अंदर में आप लेते हैं तो उसमें गवर्नमेंट जो है वो 3% आपका माफ़ कर देगी, यानी कि गवर्नमेंट ही पे करेगी। गवर्नमेंट पे करेगी अपने आप को, मतलब वो आपको 3% पेमेंट नहीं करना है, केवल 3% का ही आपको लोन का इंटरेस्ट भरना है। तो आगे देखते हैं कि ये क्राइटेरियाज क्या क्या हैं, जो गवर्नमेंट ने जो क्राइटेरियाज इसमें बनाया है तो इस स्कीम के लिए। तो इसमें जो पहला जो क्राइटेरिया है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के लिए कि आप तभी एलिजिबल होंगे जब आपके पेरेंट्स की जो इनकम है, सालाना इनकम, वो 8 लाख है उससे नीचे होना चाहिए। यानी कि इसमें जो जिनकी आय 8 लाख से कम उन्हीं की होगी, जो या तो बीपीएल फैमिली से आते होंगे या फिर जो मिडिल क्लास जो पर्सन है जिनकी आय ज़्यादा नहीं है वो इसमें कवर हो जाते हैं। तो एक अच्छी बात है। तो और दूसरा जो इसका क्राइटेरिया है कि वो जो छात्र हैं, वो जो स्टूडेंट है इसमें कवर नहीं होंगे जो पहले से किसी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का लाभ ले रहे हैं। जैसे आप कोई पर्सन है वो हायर एजुकेशन में कॉलेज में जाके एडमिशन हो गया और उसको अन्य जो स्कॉलरशिप स्कीम है यदि उसका लाभ उसको मिल रहा है तो वो जो स्टूडेंट है वो पीएम विद्या लक्ष्मी का लाभ नहीं ले पाएंगे। पीएम विद्या लक्ष्मी का लाभ लेने के लिए किसी और जो सेंट्रल द्वारा समर्थित या गवर्नमेंट द्वारा जो अन्य स्कॉलरशिप है उसका जो लाभान्वित उसमें नहीं हो रहा हो तब ये उस पर लागू होगा। तो आइए जानते हैं कि ये एक अन्य पॉइंट है कि ये जो स्कीम है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है, इससे पहले भी गवर्नमेंट कई जो हायर एजुकेशन लेने के लिए कई प्रकार से स्कीम चला रही थी। तो ये जो पीएम विद्या लक्ष्मी जो स्कीम है वो इससे पहले के जो स्कॉलरशिप जो योजनाएं थे वो कैसे डिफरेंट है आइए समझते हैं। जो पहले की स्कीम थे, जैसे कि एक नाम मैं बता रहा हूँ, हालांकि बहुत सारी स्कीम है लेकिन एक नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगा, नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पीजी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो नेशनल स्कॉलरशिप है वो है, या फिर अन्य राज्य सरकारों के द्वारा जो हायर एजुकेशन के लिए स्कीम्स बनाए जाते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पहले के जो स्कीम थे उसमें जो केवल लो इनकम ग्रुप के यानी जो बीपीएल जो फैमिली है उसको ही कवर किया जाता है, जिनकी इनकम बहुत अंत्योदय या बीपीएल इसमें जो मेरिटोरियस जो बच्चे थे वो कवर होते थे। लेकिन ये जो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है उसमें जो लो बीपीएल अंत्योदय तो कवर होगा ही होगा, इसमें जो मिडिल क्लास जो पर्सन है आय के बारे में जैसे हमने बात किया कि 8 लाख से नीचे पेरेंट्स की आय होनी चाहिए, वो डेफिनेटली इसमें कवर होंगे। और जो दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं कि जो अर्लियर स्कीम जो थी गवर्नमेंट की, वो जो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल जो एक यूजीसी
के तहत ये काम करती है, जो किसी कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को ग्रेडिंग देने का काम करती है कि हाँ ये कॉलेज ए प्लस ग्रेड का है या वो कॉलेज ए प्लस प्लस ग्रेड का है, ऐसे ग्रेडिंग देने का काम ये नैक करती थी। तो वो पहले जो कॉलेजेस थे वो नैक से एफिलिएटेड थे या जो रेटिफाइड थे, उन्हीं के इंस्टीट्यूट को फ़ायदा मिलता था। लेकिन ये जो पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम है, इसमें जो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में काम करते हैं, उससे जो एफिलिएटेड है या रेटिफाइड है, उसके जो टॉप 100 जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें यदि कोई स्टूडेंट पढ़ना चाह रहा है तभी वो उसको लाभ मिलेगा। यदि टॉप 100 में वो इंस्टीट्यूट या कॉलेज नहीं आता है तो फिर उसको वो लाभ नहीं मिल पाएगा। और तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि जो पहले के जो स्कीम थे, मतलब अभी मैंने नाम एक बताया नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पीजी, तो ये या इससे पहले और दूसरे जो स्कीम दूसरे नाम से हैं, उसमें जो इंस्टीट्यूट थे वो बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट को कवर करते थे। लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको दूसरे नंबर पॉइंट में बताया कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत जो NIRF जो है, उसके अंतर्गत जो टॉप 100 जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ है और बच्चा उसमें पढ़ना चाह रहा है तो उसमें के लिए ये जो स्कीम है वो काम करेगा। या टॉप 100 के बाहर जो कॉलेजेस इनलिस्टेड है, सूचीबद्ध है, उसमें ये जो स्कीम है वो काम नहीं करेगा। तो इससे फिर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो हायर एजुकेशन जो प्रदान करते हैं, जो उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले जो इंस्टीट्यूट है, उसके बीच में एक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी कि हम कैसे अपना जो रैंकिंग है उसको सुधारें, हम कैसे NIRF के से रेटिफिकेशन हासिल करें और ये जो PM जो विद्यालक्ष्मी स्कीम है उसके तहत हम जो लोअर और मिडिल जो इनकम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको लाभान्वित पहुंचाए। तो फिर ये एक PM विद्यालक्ष्मी स्कीम का मैंने शॉर्ट में आप सभी को विवरण दिया है। और ये मुझे लगता है कि ये जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है वो जो लोअर और जो मिडिल इनकम वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक वरदान का काम करेंगी। और जो अभी तक जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण, वित्तीय संसाधन नहीं होने के कारण जो एजुकेशन नहीं ले पा रहे थे, अपने PG या मास्टर्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, वो इस स्कॉलरशिप के माध्यम से अपने हायर एजुकेशन को पूरा करेंगे, अपने स्किल्स पर काम करेंगे और देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे। तो आज हमने ये एक पॉलिसी को जाना, तो अगली सीरीज़ में हम फिर एक नई पॉलिसी, नई खबर के साथ बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ। और यदि आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में एजुकेशनल वीडियोस को फैलाएं। फिर मिलेंगे नई सीरीज़ के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।